नमस्कार। आज की इस बातचीत में हम कुछ ऐसे स्रोतों पर नजर डालेंगे जिनमें भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और कुछ हालिया घटनाक्रमों पर काफी कह सकते हैं मुखर विचार व्यक्त किए गए हैं। जी, मतलब इन दस्तावेजों में कुछ खास न्यायिक फैसलों पर और नियुक्तियों पर। हाँ, नियुक्ति प्रक्रियाओं और बाहरी प्रभावों को लेकर चिंताएं भी हैं और कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य यहाँ इन स्रोतों में दी गई जानकारी और उनके नजरिए को मतलब जस का तस सामने रखना है। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। सही बात है, बस ये समझने की कोशिश है कि इन स्रोतों का मुख्य सार क्या है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्रोत जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों पर केंद्रित है। इसमें 3 मामले बताए गए हैं। पहला, खादिजा नाम की एक लड़की को जमानत मिली थी। उस पर आरोप था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का। अच्छा। तो स्रोत कहता है कि कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना। ओके, और ये फैसला किसने दिया था? ये फैसला जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की बेंच ने दिया था, ऐसा स्रोत बताता है। दूसरा मामला? दूसरा मामला है मोहम्मद सुबह का, जो यमन का शरणार्थी था। वीजा नियमों का उल्लंघन करके भारत में रह रहा था, उसे भी जमानत मिल गई। और ये फैसला भी उन्हीं जजों का था, जस्टिस गोडसे और जस्टिस सुंदरेशन। हाँ, स्रोत के मुताबिक ये फैसला भी जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सुंदरेशन की बेंच ने ही दिया। अच्छा, और तीसरा मामला? वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट का ही है? हाँ, तीसरा मामला भी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सरकार ने एक तुर्की फॉर्म की सेवाएं समाप्त कर दी थी, लेकिन कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। और ये आदेश अकेले जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने दिया था, ऐसा स्रोत में लिखा है। अच्छा, तो दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इन तीनों फैसलों में एक तरह का पैटर्न दिख रहा है। हाँ, और खासकर जस्टिस सुंदरेशन की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। जी। स्रोत जस्टिस सुंदरेशन की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी काफी विस्तार से बात करता है। बताइए। बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने, मतलब जो जजों की नियुक्ति करने वाला पैनल है, फरवरी 2022 में उनके नाम की सिफारिश की थी। ओके। लेकिन सरकार ने उनके कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स का हवाला देकर और कुछ संस्थाओं से उनके कथित जुड़ाव को लेकर नाम पर दोबारा विचार करने को कहा था। हाँ, ये बात आई थी सामने, मतलब करीब 2 साल की खींचतान चली इसमें। बिल्कुल। और फिर नवंबर 2023 में जाकर उनकी नियुक्ति हुई। स्रोत उनकी पृष्ठभूमि पर भी ध्यान दिलाता है। जी, उनकी बैकग्राउंड के बारे में क्या कहता है स्रोत? वो बताते हैं कि वे कॉर्पोरेट वकील रहे हैं, जे सागर एसोसिएट्स में पार्टनर थे। लेकिन स्रोत सबसे ज्यादा जोर ऑक्सफैम इंडिया के बोर्ड में उनके लंबे कार्यकाल पर देता है। दिसंबर 2011 से 2023 तक वो बोर्ड में थे। ऑक्सफैम इंडिया, हाँ, इस पे तो काफी विवाद भी रहा है। स्रोत फंडिंग का भी जिक्र करता है क्या? हाँ, करता है। जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन वगैरह का उल्लेख है। और ये भी बताता है कि जस्टिस सुंदरेशन जब बोर्ड में थे तब संस्था पर कई गंभीर आरोप लगे थे। कैसे आरोप? जैसे लिट्टे को कथित तौर पर हथियार सप्लाई में मदद, वित्तीय धोखाधड़ी, FCRA उल्लंघन, मतलब विदेशी चंदे से जुड़े नियमों का उल्लंघन। अच्छा। और CPR यानी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को फंड ट्रांसफर का मामला भी है। स्रोत कहता है कि इन सब की CBI जांच चल रही है। ये सब काफी गंभीर आरोप है, पर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये दावे स्रोत में किए गए हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें स्रोत के हवाले से हैं। स्रोत उनके कुछ पुराने विचारों का भी हवाला देता है। जैसे उन्होंने नोटबंदी की आलोचना की थी और 2015 में जब आमिर खान ने असहिष्णुता वाली टिप्पणी की थी तो उसका कथित तौर पर समर्थन किया था। स्रोत इन बातों को उनके फैसलों के संदर्भ में रखता है। तो ये तो हुई पहले स्रोत की बात, जो काफी हद तक एक जज और कुछ फैसलों पर केंद्रित है। हाँ, अब देखते हैं कि दूसरा स्रोत क्या कहता है। उसकी भाषा तो शायद और भी तीखी है ना? जी हाँ, काफी। ये दूसरा स्रोत तो सीधे सीधे पूरी भारतीय न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाता है। पहला मुद्दा तो लंबित मामलों का है। हाँ, करोड़ों मामले लंबित हैं। ये तो एक जानी मानी समस्या है। बिल्कुल। स्रोत कहता है 4 करोड़ से ज्यादा मामले, और न्यायपालिका पर बेवजह के विवाद खड़े करने का आरोप भी लगाता है। और शायद पक्षपात के भी आरोप हैं। हाँ, गंभीर आरोप है। इस स्रोत का कहना है कि न्यायपालिका कथित तौर पर विदेशियों जैसे पाकिस्तानियों के मामलों को ज्यादा तवज्जो देती है। मतलब भारतीय नागरिकों के मामले पीछे छूट जाते हैं। स्रोत का इशारा यही है, और ये भी कि न्यायपालिका अपनी आलोचना को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और मौलिक अधिकारों की बात भी स्रोत के अनुसार अक्सर कुछ खास समुदायों जैसे मुसलमानों के संदर्भ में ही ज्यादा होती है। अच्छा। और हिंदुओं के अधिकारों के बारे में स्रोत का दावा है कि हिंदुओं के अधिकारों या उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है, या अगर वो आवाज उठाते हैं तो उसे न्यायपालिका की अवमानना कह दिया जाता है। ये तो बहुत ही कड़ा आरोप है। बिल्कुल। स्रोत रोहिंग्या शरणार्थियों के मानवाधिकारों पर ध्यान देने
लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी करने का भी आरोप लगाता है न्यायपालिका पर। भाषा भी काफी कठोर इस्तेमाल की गई है ना? हाँ, यहाँ तक कहा गया है कि कुछ न्यायाधीश धार्मिक मामलों में खुद को भगवान समझने लगे हैं। बाप रे। और अंत में ये स्रोत जनता से लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आने का आह्वान भी करता है। फिर से दोहराना चाहूंगी, ये विचार और ये भाषा पूरी तरह से स्रोत की अपनी है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन स्रोतों में कुछ खास न्यायिक फैसलों पर, जजों की नियुक्ति पर, एनजीओ जैसे बाहरी संगठनों के असर की आशंका पर जी, और सिस्टम में देरी और पक्षपात जैसे गंभीर आरोपों के जरिए भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके कामकाज पर गहरा सवाल उठाए गए हैं। और इन स्रोतों से जो एक तस्वीर उभरती है वो ये दिखाती है कि किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी जवाबदेही और जनता का विश्वास, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल और जटिल काम है। हाँ, खासकर तब जब राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हों। बिल्कुल। वाकई इन अलग अलग और काफी तीखे दृष्टिकोणों को जानने के बाद ये सवाल तो मन में उठता ही है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसकी जवाबदेही और जनता के भरोसे को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। हाँ, ये एक बड़ा और अहम सवाल है जिस पर विचार होना चाहिए।